दोस्तों यूएस इंडिया को बो डाउन करवाने की बहुत ज़्यादा और जी तोड़ कोशिश कर रहा है। आपने कल ही देखा होगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि 1 अगस्त से 25% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया जाएगा जो भी प्रोडक्ट वो यूएस के अंदर भेजते हैं, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, पेट्रोकेमिकल हो गया या फिर गारमेंट्स हो गया या फिर इसी तरीके की कई सारी चीज़ें हो गई, वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी यूएस के अंदर क्योंकि उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा। और आज खबर आती है कि भैया इन्होंने पाकिस्तान के साथ में एक डील फाइनलाइज कर लिया कि पाकिस्तान की ज़मीन से ये ऑयल रिजर्व निकालेंगे। मतलब पाकिस्तान के पास में काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, उसको निकाल के ये अरब कंट्री की तरह बन जाएंगे रईस। तो इस तरीके के ख्वाब पाकिस्तान को दिखाए गए हैं, जिसमें कुछ ऐसे ट्रेड डील फाइनलाइज की गई है जिसमें कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान के साथ में हम मिनरल्स, एनर्जी, आईटी और क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को मतलब डेवलप करेंगे। यहाँ पर हम आदान प्रदान करेंगे एक दूसरे। तो इस तरीके की कोई डील फाइनलाइज हुई है जिसके अंदर मैसिव ऑयल रिजर्व के लिए भी कोई कंपनी सिलेक्ट की जाएगी और वहाँ से ऑयल निकाल कर दिखाया जाएगा और उसके बाद में उसको इंडिया को भी बेच सकता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान। तो इस तरीके के सपने पाकिस्तान को दिखाए जा रहे हैं ट्रंप द्वारा। और ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि इंडिया के साथ में जो ट्रेड डील होनी थी वो इंडिया ने अभी तक हाँ नहीं करी है। वो इसलिए नहीं करी क्योंकि इंडिया को उसमें अपना कोई बेनिफिट लग नहीं रहा। अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है, इंडिया के लिए इंडिया फर्स्ट है। तो भैया वही चीज़ है कि जिसमें हमें हमारा फायदा नहीं दिख रहा है तो भैया उसको हम क्यों फाइनलाइज करें, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो रखे हैं। ऊपर से हम रशिया के साथ में जो ऑयल परचेज करते हैं, इसी के साथ साथ जो डिफेंस वेपन परचेज करते हैं या डिफेंस एंड सिक्योरिटी की जो भी चीज़ें हो गई, चाहे वेपन हो गए या फाइटर जेट हो गए, वो परचेज करते हैं, वो भी उनको बुरा लग रहा है। या फिर एयर डिफेंस परचेज करते हैं, वो भी यूएस को बुरा लग रहा है। तो यूएस चाहता है कि भैया ये भी मेरे साथ में खरीदनी चाहिए थी क्योंकि रशिया से उसको सस्ता मिल जाता है और इसी के साथ साथ वो एक साथ मिलकर भी बना लेते हैं। जिस तरीके से इस वक्त में वो एक नए एयर डिफेंस को बना रहे हैं मिल के एक साथ, तो वो चीज़ें यूएस नहीं करने देता है लेकिन रशिया करने देता है। रशिया के साथ में हमारी मित्रता तब से है जब 1971 की वॉर में यूएस ने अपना 7 फ्लीट भेज दिया था। मतलब जो उनकी नेवी थी वो भेज दी थी इन्होंने बे ऑफ बंगाल की तरफ में कि भैया किसी तरीके से विक्रांत को रोका जाए। जिसके बाद में कौन हमारे सपोर्ट में आया, सोवियत यूनियन आई जो कि रशिया हुआ करती थी उस वक्त की। उस वक्त में उन्होंने फिर अपनी नेवी फ्लीट भेजी, तब जाके उन्होंने कहा अगर भैया इंडिया के ऊपर तुम्हें अटैक करना है तो हमको हराकर तुमको आगे निकलना पड़ेगा। तो इस तरीके से रशिया ने 1971 की वॉर में सपोर्ट किया था और 1999 की वॉर में खुला रशिया ने सपोर्ट किया था। इसी के साथ साथ इजराइल ने भी सपोर्ट किया था। हालांकि यूएस ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया था, ना ही उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, लेकिन यहाँ पर रशिया खड़ा हुआ था अपने दोस्त के साथ में। तो अब उसी दोस्त की दोस्ती अब थोड़ी सी यूं कह रहे हैं कि भैया भारी पड़ रही है। तो भारी का कुछ ऐसा है कि जिस तरीके से यूएस कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि भैया हम पाकिस्तान का ऑयल रिजर्व निकालेंगे, तो भैया उनके पास में 232 मिलियन बैरल ऑयल होगा उनकी धरती के अंदर, लेकिन इंडिया के पास में 4.5 बैरल ऑयल रिजर्व मौजूद है, जिसके अंदर इंडिया एक बेटर पोजीशन के अंदर आता है। तो फिलहाल के लिए इन सब गीदड़ भपकियों से इंडिया को कोई भी झटका नहीं लग रहा है कि तुम्हें डील करनी है कर लो। उससे पहले चाइना से भी डील हुई थी, सीपैक की हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। अभी तक तो हमने कुछ तरक्की नहीं देखी और मई के महीने में हमने दिखाई दिया था कि कितनी तरक्की हो गई है, जो कि कुछ उनके 11-12 एयरबेस होंगे वहाँ पे दिख रही है उनकी तरक्कियाँ। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि इंडिया और रशिया के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये वो कई सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप को चुभ ये रहा है कि इनके F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट इंडिया नहीं खरीद रहा है। इंडिया ने अभी रिसेंटली मना कर दिया कि भैया हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है F-35 फाइटर जेट के अंदर, आप वो किसी और को बेचो, हम तो नहीं खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि भैया मुझे इंडिया और रशिया के रिलेशन से कोई मतलब नहीं। कि आप समझ रहे हो कि इनकी बहुत दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी है, आपस में काफ़ी ज़्यादा डील कर रहे हैं, ऑयल परचेज कर रहे हैं, मुझे मतलब नहीं उस बात से। ये दोनों ही डेड इकॉनमी है, तो ये कुछ भी करती रहे अपनी डेड इकॉनमी का। तो भैया अब ट्रंप के जवाब कुछ इस तरीके से भी चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया इंडिया के टैरिफ हम पे काफ़ी ज़्यादा लगाए गए हैं, जिसकी वजह से हम तो इनको कुछ नहीं बेच पाते, ये हमारे इधर काफ़ी ज़्यादा बेचते हैं। तो ये एक और बात इन्होंने निकाल के रख दी है। खैर ये कुछ भी कहते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ है इनके मन में, जिसकी वजह से ब्रिक्स कंट्री के ऊपर ये कुछ इस तरीके से कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर इतनी मेहरबान दिखा रहे हैं। खैर इंडिया की इकॉनमी कुछ इस तरीके की है कि इंडिया की इकॉनमी डोमेस्टिक इकॉनमी है। मतलब एक तरीके से हम आपस में ही खरीदारी परचेज करते हैं। हम एक्सपोर्ट वाली इकॉनमी तो है नहीं, जिस तरीके से चाइना है वो पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड है, दूसरी कंट्री को अपना माल बेचता है। इंडिया उतना नहीं कर पाता है, अगर सच बताऊं तो इंडिया उतना नहीं करता है। लेकिन जो इंडिया की इकॉनमी है वो चाइना के मुकाबले में बिल्कुल ही अलग है। इंडिया ज़्यादातर माल
उल्टा खरीदता है दूसरी कंट्री से। आप चाइना और इंडिया का एक्सपोर्ट देखोगे तो चाइना से बहुत चीज़ें हम खरीदते हैं और उनको बहुत कम बेचते हैं। इसी तरीके से यूएस के अंदर भी अब इंडिया को इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर वो यूएस को अपना माल बेच भी नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, एक बड़ी मार्केट है यूएस, जो कि डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जिस तरीके से यूएस अपनी शर्तों पर सारी चीज़ें करवाना चाहता है तो वैसा भी नहीं कर सकता है इंडिया, क्योंकि इंडिया को भी अपना इंटरेस्ट देखना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अब इस तरीके की भी बातें कर रहे हैं कि हम डेड इकॉनमी है। हालांकि हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है इस दुनिया की, लेकिन उनकी नज़रों में हम डेड हैं। और ये सारी चीज़ें इस वजह से भी हो रही हैं, और ख़ासतौर पे ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर हो रही है, जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और भी आती है इक्का दुक्का कंट्री, जिनको ये टारगेट कर रहे हैं कि भैया ये कंट्री डॉलर को थ्रेट देने वाली है, क्योंकि ये खुद का ही सोच रहे हैं कि खुद की एक ऐसी करेंसी बना ले जिसके अंदर ये आपस में ट्रेड कर ले, जिसमें डॉलर का यूज़ नहीं होगा। तो वो एक थ्रेट लग रहा है यूएस को, तो उस वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। Negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade. This trade situation, it's a deficit. We had a tremendous deficit. दोस्तों, इंस्टाग्राम ने अपने कंटेंट की क्वालिटी को फिल्टर करने के लिए अब एक नया रूल लागू कर दिया है। जिनके 1000 से कम फॉलोवर होंगे वो लाइव नहीं जा पाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। 1000 से ज़्यादा फॉलोवर चाहिए तभी वो लाइव जा पाएंगे। और इसी के साथ साथ जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको लाइव जाने के लिए पेरेंटल अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव जा पाएंगे, वरना कोई लाइव नहीं जा पाएगा जिनके 1000 से कम फॉलोवर हैं, ऊपर से वो 16 साल से भी कम उम्र के हैं। दोस्तों, नासा और इसरो ने मिलकर दुनिया का पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम निसार सैटेलाइट रखा गया है। इसके अंदर ड्यूल फ्रीक्वेंसी है, मतलब नासा का एल बैंड इसके अंदर यूज़ किया गया है, इसरो का एस बैंड इसके अंदर यूज़ किया है। और यहाँ पर इस पूरे मिशन के अंदर $1.5 बिलियन का खर्चा आया है। ये सैटेलाइट 30 जुलाई को लॉन्च की गई थी श्रीकोटा फैसिलिटी से, जहाँ पर इंडिया ने अपना GSLV F-16 रॉकेट का यूज़ किया है। उसके अंदर ये पेलोड गया था स्पेस में। अब यहाँ पर इंडिया को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? दरअसल इससे अर्थ के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं, इंडिया के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, फॉल्टी लाइन कौन सी है, लैंडस्लाइड, ग्राउंड डिफॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है, उसका मालूम चल पाएगा। जिससे कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, फ्लड आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, या फिर क्लाउड का कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है, उसका मालूम चलता रहेगा। इसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज का भी इंडिया को मालूम चलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर यूएस को भी फ़ायदा है, क्योंकि देखो अलास्का का ग्लेशियर हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, वेटलैंड हो गया, कोस्टल जोन हो गए, उनकी देखभाल भी यूएस कर पाएगा इस सैटेलाइट से। तो एक तरीके से एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला सैटेलाइट ही समझ लो, जिससे कि एक तरीके से निगरानी रख पाएंगे अर्थ के ऊपर, जहाँ पर इंडिया अपनी साइड रखेगा और यूएस अपनी साइड पे रखेगा कि भैया कहाँ पर क्या बदलाव आ रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया की पावर किसी सरकारी नौकरी वाले की भी नौकरी ले सकती है, क्योंकि पहले तो यही होता था, सरकारी नौकर को ऐसा लगता था कि मेरी नौकरी कहाँ जाने वाली, एक बार लग गई तो लग गई, अब मेरे साथ में कुछ भी नहीं हो सकता है, जहाँ पर कोई भी कुछ भी कहता रहे नहीं जाती। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वायरल होती है कि बंदे की नौकरी एक दिन के अंदर ही जा सकती है। दरअसल कर्नाटका के एक रेलवे स्टेशन, जो कि गदगिर या फिर गुंतकल नाम का एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एक टिकट क्लर्क था, जो कि टिकट एग्जीक्यूटिव के नाम से भी आप जान सकते हो, सी महेश था इनका नाम। और ये इतनी लंबी लाइन होते हुए भी 15 मिनट तक कॉल पर बात करते रहे, और लोग वहाँ पर लाइन में खड़े हैं ट्रेन के लिए कि भैया टिकट मिलेगी तो हम जाएं प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको इग्नोर कर रहे थे कुछ इस तरीके से, जैसे कि वो किसी SDM के ऑफिस में आए हैं और बस अभी सुनवाई नहीं होगी, अभी वो बिजी हैं। तो इस तरीके से हो रहा था, जिसके बाद में ये वीडियो को लेकर सोशल मीडिया ने कुछ इस तरीके से फैलाया कि एक दिन के अंदर ही इनको स्टेशन मैनेजमेंट ने सस्पेंड कर दिया तुरंत ही, और इसी के साथ साथ इनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठा दी। दोस्तों, हमेशा कहा जाता है कि ATM के अंदर किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी स्कैमर बड़े भरे होते हैं। अगर आपके पीछे खड़ा हुआ बंदा आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो हेल्प मत लो, अपना कार्ड निकालो, अपनी जेब में रख लो, भैया तू कर ले जो कर रहा है तू। क्योंकि देखो, जब ATM के अंदर आप होते हो ना, तो एक ही बंदा होना चाहिए ATM के अंदर, क्योंकि आपका पासवर्ड है, आपकी प्राइवेसी होती है एक तरीके से। ATM का जो वो रूम होता है, हाँ उसे मल्टीपल ATM लगे हुए तो बात समझ में आती है कि एक मशीन पर एक बंदा लगा हुआ है, लेकिन अगर आपके
उस स्पेस में कोई घुस रहा है तो भैया आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कोई ना कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो बंदा है इसने इस लेडीज़ का एटीएम स्वैप कर दिया है, जो कि आप इस वीडियो के अंदर देख ही रहे होंगे। ऊपर से इसने उस महिला का पासवर्ड भी देख लिया है, जो वो पिन एंटर कर रही है, बेसिकली पिन होता है 4 डिजिट का, वो उसने देख लिया है। जिसके बाद में उसके लिए बड़ा आसान है उसके पैसे निकालना, जिसकी वजह से उसने क्या किया, सबसे पहले उनका एटीएम स्वैप कर दिया। उसके बाद में जैसे ही महिला गई होगी अपने घर, इसने वही एटीएम यूज़ करके और दिमाग में जो 4 डिजिट का इसने पिन रट रखा है उस महिला का देख के, वही डाल के भैया इसने बैंक अकाउंट खाली कर दिया होगा। जिसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि एटीएम के अंदर मिलने वाली हेल्प नहीं होती, फ्रॉड होता है 99%।